अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान पर इस वक़्त जो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक इम्तिहान है खुदा की ज़ात की तरफ से, इसमें पाकिस्तान को अल्लाह पाक की ज़ात सुरख़रू करे, हमेशा की तरह जिस तरह पाकिस्तान को हर मुश्किल वक़्त में खुदा की ज़ात जो है वो सुरखरू करती है। ये हमारी दुआएँ आपके साथ भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं और ये मुश्किल वक़्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कहना आसान है और इस वक़्त को जिस तरह बर्दाश्त करना घर, बेघर, जानवर, आपकी फसल, आपके घरों में कीमती सामान बड़ा मुश्किल काम है। बट ये एक खुदा की ज़ात की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह पाक हमें इसमें सुरखरू करे। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अच्छा और इस पे अपनी राय का इज़हार भी करें। एक तो 9 मई के केसेस जो हैं इसमें पीटीआई को सरप्राइज़ मिलने का सिलसिला जारी है और 9 मई के फैसले इंतहाई ज़रूरी हैं और होकर रहेंगे। कुछ फैसले आ चुके हैं, काफ़ी फैसले अभी बाकी हैं। इस बार जो फैसले आएँगे वो बहुत अहम हैं क्योंकि इनमें काफ़ी अहम लोग शामिल हैं। लाहौर के एक और केस का फैसला आज आने को है। अब की बार खदीजा शाह भी इस केस में मुल्ज़िम है। बाकी मुल्ज़मान में पीटीआई की मरकज़ी क़यादत वही है जो जेल में है या पहले सज़ाएँ हो चुकी हैं। सनम जवेद भी इस केस में फिर मुल्ज़िम है। सनम जवेद साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है मफ़रूर हैं, मतलब कि वो उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन मफ़रूर हैं। और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल आसिफ जंजोआ की नवासी, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना सुलेमान शाह की साहबज़ादी खदीजा शाह बतौर मुल्ज़िम भी इसमें शामिल हैं। तो दूसरी तरफ साबिक़ कोर कमांडर गुजरांवाला लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमील हैदर की अहलिया रुबीना जमील हैदर भी बतौर मुल्ज़िम शामिल है। रुबीना जमील पीटीआई के दौर में महसूस नशिस्तों पर एमएनए भी रह चुकी हैं। तो ये फैसला इनके खिलाफ आने वाला है, मतलब इनका फैसला आने वाला है। अब इसमें ये तमाम के तमाम जो लोग हैं वो वीडियोज़ में, तकरीरों में, चीज़ों में देखे जा सकते हैं। कुछ इनमें से जो है वो माफ़ी माँग चुके हुए हैं, लेकिन माफ़ी माँगने का भी उनकी हरकतें वही रही हैं। क्योंकि माफ़ी माँगने के बाद उनका अगला जो सेनेट का इलेक्शन की सीटें थी वो जो हासिल तो वो नहीं कर पाई, लेकिन बाकी आपके सामने ही है। मैं ख़ास तौर पर ये जो खदीजा शाह है इनकी बात कर रहा हूँ कि इनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सनम जवेद साहबा ने एक इंटरव्यू दिया है जी, वो जो उनका एक महसूस चैनल है, उस महसूस चैनल को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चैनल है, जिस पे उन्होंने एंकर के साथ काफ़ी अपने जो है दिल का हाल खोला और बताया कि क्या वजह है कि वो अडयाला जेल के बाहर नहीं जा रही या क्या वजह है कि जो बाहर बैठे लोग हैं, वो हर वक़्त एक बात बावर करवाते हैं कि जी हम चंदा भेजते हैं, हम चंदा भेजते हैं। उसने कहा जी अगर आप लोग चंदा भेजते हैं तो मैं 18-20 महीने की जेल काट के आई हूँ, सख्तियाँ काटी हैं, घर से बेघर हैं, बट हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई आता है मुँह उठाकर हमें जो है वो सुनाकर निकल जाता है और अगर हम अडयाला जेल के बाहर जाएँ, हम मफ़रूर हैं। हमें कहा जाता है जी कि अडयाला जेल के बाहर नहीं जाती और अगर हम जाएँ वहाँ पर तो हम गिरफ्तार कर लिए जाएँगे और फिर जब हम गिरफ्तार होंगे तो फिर हमें कहा जाएगा कि ये जो है वो गिरफ्तारी जो है इन्होंने फ़रमाइशी दी है और फिर अगर वहाँ पे हम किसी दूसरी जगह पे जाएँ तो कहते हैं कि ये फ़ोटो सेशन करवाने के लिए आ गए हैं। तो अब इन तमाम बातों से लगता यही है कि सब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जिस तरह इमरान खान साहब अपने मतलब के लिए चीज़ों को लेकर चलते हैं, अपने मतलब के लिए सब कुछ दुनिया उन्होंने बनाई हुई है। इसी तरह जो है वो बाकी के लोग जो हैं उन्होंने भी यही किया हुआ है कि उनको किसी से कोई लेना-देना नहीं है। किसी का कुछ उनका खाना-पीना नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूवरशिप के लिए, कुछ एमएनए के लिए, कुछ एमपीए के लिए, कुछ सेनेट के लिए और कुछ जो है वो शोशा-शाह के लिए है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मिशन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई मेन्यू, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं ना कि कुछ सिर-पैर नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब ने फ़र्ज़ किया कि कामयाबी अब तक की सबसे बड़ी यही है कि सब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में है वो अपनी-अपनी जो है ना अपीयरेंस दिखा रहे हैं। चाहे वो सनम जवेद हों, चाहे वो फलक जवेद हों, चाहे वो अलीमा खान हों, चाहे वो बहुत सारे दूसरे लोग हों, हाँ, वो नज़र आ रहे हैं। नज़र कैसे आ रहे हैं, ये मत पूछिए। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो नेगेटिव है, वो पॉज़िटिव है, इसकी बात मत करें आप। राणा सनाउल्लाह ने अहम इंकशाफ किया है कि उन्हें पीटीआई के अंदर से सपोर्ट हासिल है। राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेनेट के ज़िमनी इंतखाब से राह फ़रार इख्तियार की है, बायकॉट नहीं किया, ये इनका एक अमूमी रवैया है। उन्होंने इंकशाफ किया कि पीटीआई के मेंबरान में अदम इत्मीद है, अगर वो वोटिंग
میں حصہ لیتے تو ان کے اپنے 10 سے 12 ممبران جو ہے مجھے ووٹ ڈالتے۔ ان ممبران نے خود مجھ سے رابطہ کیا ہے، میں نے شکریہ کے ساتھ انہیں منع کیا کہ اپنا ووٹ اپنے امیدوار کو ڈالیں۔ رانا سنال نے کہا کہ موجودہ سیاسی ماحول کی وجہ سے عمران خان پی ٹی آئی کی واحد جماعت ہے جس نے پالیسی کے طور پر لان تان کا کلچر اپنایا ہے، اپنے سیاسی کارکنوں کو تربیت کی ہے کہ مخالفین کو چور کہیں، اس کا نعرہ لگائیں، گالیاں دیں۔ دیکھیں ابھی یہی بات کر رہا تھا، یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا باقاعدہ طور پہ منشور کا حصہ ہے کہ جو جتنی زیادہ گالیاں دے گا وہ اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوگا، اور یہ کلچر عمران خان نے خود بنایا ہے کیونکہ عمران خان ان چیزوں کو پسند کرتا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ بڑا پن ہے، اور دیکھیں وہ رانا صاحب کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے ان کی جماعت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف والے بھی رانا صاحب کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ جانتا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون یا حکومت کو تو اچھا کوئی نہیں سمجھتے، لیکن رانا صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بات اچھی کرتے ہیں، اور کچھ چیزوں پہ کیونکہ وہ کبھی کبھی عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہاں جی کہہ دیتے ہیں جی یہ بات ماننی پڑے گی، انہوں نے بہادری سے جیل کاٹی، یا پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر نشہ کرتے تو میرا اندازہ غلط تھا، وہ نشہ نہیں کرتے کیونکہ جیل میں اتنی دیر سے رہ رہے ہیں تو نشہ نہیں کر رہے۔ تو بہت ساری چیزیں رانا صاحب ایسے کہتے ہیں جس کو پاکستان تحریک انصاف والے جو پسند کرتے ہیں، اور ان کو ووٹ دینے کی جو بات ہے تو وہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے اپنے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، پیار محبت ہوتا ہے، انہوں نے کہا رانا صاحب سے حکم کرو تو ووٹ دین لی تیار ہاں، لیکن رانا صاحب نے یہ ووٹ نہ لینے کا کہا کہ آپ اپنی پارٹی کا ووٹ ڈالیں، میرے پاس ووٹ ہے، آپ کے ووٹ ڈالنے سے مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی پھر پارٹی میں ایک مسئلہ آئے گا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے امیدوار کو ووٹ ڈالیں۔ وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں میں ریلیف کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہر فورم پہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کچھ اور حکومت کرے یا نہ کرے، لیکن یہ کام ضرور کرے کہ وہ جو بل ہے نا اس کو کم کرنے کی کوشش کرے یا ختم کرنے کی کوشش کرے، عوام کو ریلیف دے جن کے گھر بار اجڑ گئے ہیں، جن کے مال مویشی بہہ گئے ہیں، جن کی فصلیں کھڑی تباہ ہو گئی ہیں۔ اب ان حالات میں وہ پیسے کہاں سے لائیں گے اور پیسے کیسے پیڈ کریں گے؟ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بلوں پہ جنرل سیل ٹیکس، ایف سی سرچارج اور فک چارجز ختم کرنے پر غور کر رہی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پر جنرل سیل ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی کے خاتمے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے بلوں میں انکم ٹیکس، مزید فاضل ٹیکس سمیت ریٹیلر سیلز ٹیکس کا خاتمہ زیر غور ہے۔ اچھا یہ سارے اگر ٹیکس ختم ہو جائیں تو پیچھے رہ کی جانا ہے؟ مطلب پیچھے جو بجلی جلائی، بجلی جو استعمال کی ہے وہ رہ جانی ہے؟ یہ بڑا مزے کا کام ہوگا، اللہ کرے یہ تمام کے تمام جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ٹیکس ختم کر دیے جائیں نا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل بل ہمارا ہوتا کتنا ہے، ہم جلاتے کتنے ہیں، اور حکومت جو بل ہم سے لیتی کتنے ہیں۔ مطلب جن کا 5,000 آ رہا تھا ان کا اگر 400 یا 800 900 1000 بل آیا، جتنے وہ چلاتے ہیں، اگر فرض کیا کہ یونٹ کی پرائس جتنی بھی ہے اس کو آپ کنورٹ کر لیں، 200 یونٹ استعمال کی اور 200 یونٹ کے آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ہم لوگ کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن خیر حکومتیں ایسی چلتی ہیں، ملک کی جو ضروریات ہوتی ہے وہ حکومتیں ٹیکس سے پورا کرتی ہیں، وہ جدھر سے بھی لگا لیں، وہ بجلی میں لگائیں، وہ گیس میں لگائیں، وہ جہاں سے بھی لگائیں۔ حکومتیں پوری دنیا میں ایسے ہے، یا آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان میں بڑے ٹیکس ہیں، آپ کبھی ترقی پسند یہ جو ملک ہے نا یورپین، آ کے دیکھیں، بیٹھ کے دیکھیں، کما کے دیکھیں، مطلب آپ اس کو کنورٹ کریں پاکستانی روپیز میں تو ہو سکتا ہے 35 40 50 60 لاکھ روپے مہینے کا کماتے ہوں، کچھ دوست ہیں وہ 3 3 4 4 کروڑ روپے مہینے کا کماتے ہوں، لیکن اینڈ آف ڈے پہ آپ بلیو کریں، میں کیا بتاؤں آپ کو اندر کے کھاتے کہ ہم لوگ جو بیٹھ کے حساب کتاب اینڈ آف منتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں سامنے آتی ہیں نا تو بڑیاں کمائیاں ہوتی ہیں، اوہ اینے ہزار یورو کما لینے، اینے لاکھ یورو کما لینے، لیکن جو ہمیں بچتا ہے وہ جو اینڈ پہ سال پہ دیتا ہے نا، وہ جسے کہتے ہیں آپ ریٹرن، جو ریٹرن دیتا ہے نا تو اس میں دیکھ کے لگتا ہے سارے پیسے ایسے ہی کمائے نے، لیکن سوچنے کے پیسے ہے کتنے۔ تو ٹیکس ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک المیہ کہہ لیں اس کو آپ کو پوری دنیا کے لیے۔ اچھا دوستو ایک چیز اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ میں کیونکہ اوورسیز پاکستانی ہوں اور پیسے بھیجتے ہیں، مطلب کہ والدہ صاحبہ جو ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، تشریف لائی ہوئی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے، تو پیسے تو آپ نے اپنے گھر پہ بھیجنے ہی بھیجنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو، آپ نے فیملی کو، آپ نے مطلب ضرورت مندوں کو، تو وہ جو پیسے ہیں نا یہ جو اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، یہ جو اگست کا مہینہ گزرا ہے اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں نے جو بھیجے ہیں پیسے وہ ہیں جی 3 ارب 10 کروڑ پہ، ٹھیک ہے جی، 3 ارب 10 کروڑ روپے اگست کے مہینے میں اوورسیز پاکستانی نے ترسیلات جو ہے بھیجی ہے، 2 مہینوں کا یہ 6 ارب کوئی 25 30 کروڑ بنتا ہے، اور یہ پچھلے سال سے 6.6% جو ہے وہ زیادہ ہے، مطلب کہ 2023
24 سے अब तक जो कि इसके 8 महीने गुज़र चुके हैं, इन 8 महीनों में इसकी जो एवरेज है वो 6.6 से ज़्यादा है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक कारनामा था। ये उनके माथे पे कलंक है एक कि उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को बिठाने के लिए, मुल्क की चलती हुई जिसे मशीनरी कहते हैं उसको क्या कहते हैं, रोकने के लिए कहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान रेमिटेंस ना भेजें, वो पैसे ना भेजें। लेकिन ये लानत ऐसी पड़ी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये शर्मिंदा भी नहीं होते। इतने बेशर्म इंसान है, ये शर्मिंदा भी नहीं होते ऐसी हरकतें करने के बाद। तो अब इसको आप देख लें, स्टॉक मार्केट आपकी कहाँ से कहाँ चली गई। अच्छा, एक काम इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, फलाँ चीज़ का बायकॉट कर दें, असेंबलियों का बायकॉट कर दें, सूबाई असेंबलियों का बायकॉट दें, कमेटियों का बायकॉट कर दें। एक चीज़ और कभी कहा था बायकॉट करने के लिए, आपको याद होगा। फौजी जो प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में, उनका भी बायकॉट करने का कोशिश किया था। हम कहा करते थे फिर इमरान खान दा भी बायकॉट करो, वो भी तो फौजी प्रोडक्ट है ना। तो आप अगर किसी टाइम आपको टाइम मिले तो आप देखें कि जो फ़ौजी फर्टिलाइज़र से लेकर एफडब्ल्यू से लेकर जितने भी मतलब कि फ़ौजी अदारे हैं, उनको जाकर देखें कभी स्टॉक मार्केट में अ, उनके जो प्राइस है ना, वो जाकर देखें कि आज से 6 महीने पहले, ये दिसंबर की बात है, शायद दिसंबर 2024 में, जब इन्होंने बायकॉट किया था, तब उनके क्या रेट थे और अब क्या है? वो डेढ़ डेढ़ 200 सौ रुपए ज़्यादा हो गए हैं रेट उनके। आप जब भी जाके देखें ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि यार ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस चीज़ का बायकॉट करती है, वो आसमान की बुलंदियों से बात क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि लोगों को पता लग गया है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हमेशा वो काम करती है, जिससे मुल्क का नुकसान होता है, जिससे मुल्क की इकॉनमी बैठ जाएगी, जिससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें होंगी। तो इसलिए लोग जो हैं इनको किसी भी तरह से पंजाबी च कहंदे ने कि मुँह नहीं लांदे हैगे। तो आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब और उसकी पार्टी के मुँह पर तमाचा मारा है, वो आपके सामने है। अच्छा जी, फ्रॉड शुरू हो गए हैं। इमरान रियाज साहब ने अब एक नया तरीका ढूँढा है फ्रॉड करने का, नया तरीका ढूँढा है पैसे इकट्ठे करने का। अल्लाह करे एक एक चांस ये भी है कि वो जितने पैसे इकट्ठे करे, इंतहाई ईमानदारी से वो सारे के सारे पाकिस्तान में फँसे लोगों को मिलें। लेकिन क्योंकि इमरान रियाज़ है और इमरान रियाज़ जो है वो उसकी जो तारीख़ है वो फ्रॉड है और फ्रॉड है और फ्रॉड 1 दिन से नहीं है, फ्रॉड 2 दिन से नहीं है। वो तब से फ्रॉड है जब वो फाइलें देखकर अंधाधुंध प्रोग्राम किया करता था और जमहूरी हुकूमत को गिराने में वो बराबर का शरीक है। और जिनके लिए वो करता था, फिर वो जो फिर कनालों पर फैला हुआ घर है, एक कावासाकी मोटरसाइकिल पे आता था। बहुत सारे वाकफ़ान हाल दोस्त बुलाते थे कि ये कावासाकी मोटरसाइकिल पे घूमता था और इसकी क्या शक्ल होती है और इसका क्या काम होता था और क्या इसकी सारी मतलब कि कहाँ पे ये रहता था, क्या इसके बाप का कारोबार था, सब पता था। तो फिर जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, फिर अरबों रुपए के जो चकवाल वाले जो फार्म हाउसेज़ हैं, वो सारे के सारे जो हैं, उनको देख कर लगता है कि इमरान रियाज़ साहब ने नया फ्रॉड लॉन्च कर दिया। अब नया जो फ्रॉड है उन्होंने लॉन्च ये किया कि उन्होंने बार कोड कर दिया है कि वो व्हाट्सएप ग्रुपों में, ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर, हर जगह पे वो बार कोड कर रहे हैं। तो अब दुनिया भर में फैले हुए जो हर इंसान के हिस्से के बेवकूफ़ खुदा की ज़ात ने बनाए हुए हैं। हर इंसान के हिस्से के बेवकूफ़ होते हैं ना, तो जो इमरान रियाज़ के हिस्से के बेवकूफ़ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले, अब वो एक मोबाइल से उस बार कोड को स्कैन करेंगे, उनके कंट्री की ऑप्शन आ जाएगी। वो 50, 100, 200, 400, 500, 1000, अब पता नहीं कितना बड़ा बेवकूफ़ है और कितने पैसे देगा, तो वो देगा, तो वो इमरान रियाज़ साहब के पास पहुँच जाएँगे और उसके बाद फिर सलाब ज़दगान को कितने जाएँगे, उसके डायरेक्टर की फीसें कितनी कटेंगी, 50%, 8%, 70%, कोई पता नहीं, ये खुदा की ज़ात जानती है। लेकिन मेरी नज़र में इमरान रियाज़ साहब ने ये नया तरीका जो है वो ढूँढ लिया है। भारत ने दरियाए सतलज में मज़ीद पानी छोड़ दिया है, जिसके बायस दरिया के बहाव में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। भारत ने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के ज़रिए वज़ारत आबी वसाइल को दरियाए सतलज में पानी छोड़ने से मुतल्लक आगाह किया है, जिसके बाद वज़ारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी किया है। इस हवाले से पीटीएम पंजाब का कहना है कि भारत की जानब से पानी छोड़े जाने के बायस दरियाए सतलज में पानी के बहाव में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, जबकि दरियाए सतलज में इस वक़्त हरीके डाउन और स्ट्रीम फ्रेज़ पुर डाउन स्ट्रीम में ऊँचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब जो है वो अभी आपकी जान जो है वो मतलब एडी सोखी नहीं छड़न लगा, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे पता नहीं कितना पानी इकट्ठा किया हुआ है और सारे का सारा पानी जो है वो आपको अब टच करके इस समंदर में गिरेगा। ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक इम्तिहान है और जिस भारत को आपने दुनिया भर में ज़लील किया, शायद उसके पास एक बदला लेने का वक़्त भी है। लेकिन देखना ये है, मैं, आप और मेरी हुकूमत, मैं, आप और हमारी हुकूमत, ये करती क्या है? क्या आने वाले दिनों में, क्या आने वाले सालों में अब सर जोड़कर बैठेंगे और उन हंगामी बुनियादों पर, बल्कि हंगामी फ़ौजी बुनियादों पर वो काम करेंगे, जिसके बगैर अब गुज़ारा नहीं है। अल्लाह ताक ज़ात करे कि ऐसा ही हो और अगले साल खुदा ना करे या उससे अगले साल खुदा ना करे या उससे अगले साल खुदा ना करे, जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो, तो हमारे दरिया इतने मज़बूत हों
کہ وہ پانی کو اپنے کناروں سے پھینک کے بغیر سمندر کی طرف چلے جائیں، اور اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے ڈیم، اور اس کے علاوہ ہم کوئی ایسے رستے، اور اس کے علاوہ وہ تمام انتظامات کر چکے ہوں کہ ہمارے شہروں کو نقصان نہ ہو، ہماری فصلیں تباہ نہ ہو، ہمارے جانور پانی میں نہ بہہ جائیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں، اور اس خدا کی ذات کے امتحان کو بھی سرخرو ہو کر اس میں سے نکلیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔